स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो आज हम डीआई का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पाई चार्ट से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो पाई चार्ट पर बेस्ड होते हैं। तो पाई चार्ट या तो सिंगल पाई चार्ट हो सकता है, या डबल हो सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि एक पाई चार्ट के साथ एक टेबल दे दी, या कोई ग्राफ दे दिया, लाइन ग्राफ दे दिया। तो बेसिकली हम पहले पाई चार्ट को ही आज डिस्कस करते हैं। ये 2 क्लासेस में रहेगा पाई चार्ट। आज हम बेसिक पाई चार्ट को ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा दिया होता है और कैसे हम रिलेट करते हैं। कल जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें कुछ हम पाई चार्ट के साथ डिस्कस भी करेंगे कैसे हम शॉर्ट में जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मेन फोकस रहेगा कि एटलीस्ट पाई चार्ट को समझे, डेटा को समझे कि कैसे रिलेट करते हैं। तो पाई चार्ट हमें पता है, पाई चार्ट पे हम क्या शो करते हैं, एक सर्किल की हेल्प लेते हैं। पाई मतलब जो एज पाई की शेप में होता है, हमने एक पाई लिया, सर्किल लिया, इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कोई डेटा है ए, कोई है बी, एंड देन सी और डी। तो किसी भी सर्किल को अगर हमें पार्ट्स में डिफाइन करना है या डिवाइड करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, इन एंगल्स की, कि बी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, डी का शेयर कितना है। ये सब हमें ये एंगल्स बताते हैं। जिस एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका डेटा है उसकी वैल्यू भी यानी ज़्यादा होगी पाई चार्ट में। पूरे चारों एंगल का सम कितना होगा, थीटा 1, थीटा 2, 360। पूरा एक सर्किल जो होता है सबका सम होगा मिलके 360। होगा। अब मान लो थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू है 120 डिग्री। अभी हम दो एंगल की बात कर रहे हैं। थीटा 1 इज 60 डिग्री, थीटा 2 इज 120 डिग्री। तो हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि जो भी ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू का कितना होगा। थीटा 1 से ए रिप्रेजेंट, ए विल बी हाफ ऑफ बी, या ए विल बी 50% ऑफ बी। जो भी वैल्यू है, ए भी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी सेल को रिप्रेजेंट कर सकता है, रुपीज में हो सकता है, कुछ भी हो डेटा। हमें सिर्फ मतलब है एंगल से, तो हम कह सकते हैं ए इज हाफ ऑफ बी। अगर थीटा 3 है 90 डिग्री तो थीटा 4 कितना हो जाएगा, थीटा 4 की वैल्यू कितनी होगी। थीटा 1 60, थीटा 2 120, थीटा 3 90, देन थीटा 4 विल बी कितना आएगा निकल के ये, कितनी आ रही वैल्यू, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। देखो 60 प्लस 180, इनका सम 180 है, तो जो रेस्ट होंगे इनका सम भी 180 होगा, तभी मिलके 360 होगा। तो 90 ये आ जाएगा सीधे, यानी थीटा 4 भी आ गया 90। इसका मतलब हम सी और डी को क्या कह सकते हैं, सी और डी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर उनका सेंट्रल एंगल इक्वल है तो आपस में वैल्यू में भी सी और डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं अच्छा रेशो पूछूं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये आपस में किस रेशो में होंगे,
ए बी सी डी, इनका रेशो बताना है। 2:4:3:3। 2:4:3:3। तो देखो हमें वैल्यूज अगर इसमें दी होती तब भी हमें वैल्यूज से रेशो निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें एंगल्स पता है तो हम सीधे हेल्प ले लेंगे एंगल्स की, यानी 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इनका रेशो निकाल लेंगे, वही इनकी वैल्यूज का रेशो होगा। तो ये 30 से डिवाइड हो रहे हैं सब, तो 2:4:3:3 ये इस रेशो में है। तो रेशो में है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें मान लो टोटल पता है, टोटल इज 2:4:7:3 13 आ रहा है, तो 13 के मल्टीपल में ले लेते हैं। टोटल वैल्यू है 390 kg मान लो। चार कोई प्रोडक्ट है, उनका वेट दिया है ABCD का, टोटल वेट हमें पता है 390, तो A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा। क्या वैल्यू आएगी? A विल बी इक्वल टू 16 160 A equals to 60 sir। 60 ओके। 120 B 120। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ है। देखो ये तो वही रेशो आ गई जो एंगल्स का है, तो एंगल्स का सर सम 360 होना चाहिए। 12 नहीं, 13 नहीं हो रहा है सर, 12 हो रहा है। 12 ओ 12 सॉरी सॉरी 12 है, ओके। इसलिए। तो 12 है, अगर ये 12 है तब भी हम इसे 390 ले रहे हैं, तब क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे ए का शेयर? टोटल तो बी इंटू 390, यहाँ पर 390 वेट है टोटल, तो 1/6, 6 से इसे डिवाइड कर दो, 6 5 ज़ा वो 6 6 ज़ा 36, 30 बचा 65, तो ए की वैल्यू आ गई 65। ए 65 आया, तो अब हमें फिर सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 2 का डबल है ये, तो 130। सी कितना होगा? सी और डी सेम आएंगे, सी की वैल्यू हो जाएगी, एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ वैल्यू रख के निकाल लें कि 3/12 इंटू 390, तो 1/4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 6 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 30 बचा 30 हो जाएगा 0.5, 97.50, तो ये भी कितना हो जाएगा 97.5। या फिर हम ऐसे कर सकते थे, देखो A 65 है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पार्ट्स को, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 32.5 इज 1 पार्ट, और C क्या है? C इज 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में इन दोनों को जोड़ दो 97.5। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो DI में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैलकुलेशन वाले टिप्स ये कल की क्लास के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो कल ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली डेटा को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है क्वेश्चन 1, फिगर दिख रहा है या जूम करूं थोड़ा? सर थोड़ा जूम कर दीजिए। देखो ये पाई चार्ट हमें गिवन है, shows the amount of subscription generated for India bonds from different categories of investors। ये अलग अलग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक कोई मान लो कंपनी है इंडिया बॉन्ड, उसमें इन्वेस्ट किया है।
तो हमें दिख रहा है कौन कौन से टाइप के हैं। कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं वो 34% है, FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट 33%, NRI 11%, नेशनल बैंक 2%, अदर 4, ऑफशोर फंड 16%। ठीक है, तो ये हमारा एक पाई चार्ट दे रखा है, सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, देखो पाई चार्ट की एडवांटेज क्या होती है। पाई चार्ट क्या होता है, इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना सबसे इजी होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन और इसे समझना और जितने भी बाकी डेटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड है उसमें सबसे इजी है, सबसे क्लीनर लुक होता है इसका। कि आपको यहाँ सीधे देखो समझ में आ रहा है, कॉरपोरेट हाउस और FII दो मेजर इन्वेस्टर हैं, NRI कम वाला है, नेशनल बैंक बहुत ही कम है, ऑफशोर फंड है एक 16%। मतलब एक ही लुक से आप समझ सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होती है कि इसमें हम वन वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं एट अ टाइम। यानी हम इसमें सब्सक्रिप्शन शो कर रहे हैं जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड, तो सिर्फ अब वही शो हो रहा है और कुछ नहीं शो हो रहा है उसके अलावा। बाकी दूसरे हैं, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल्स है, उसमें हम कई सारे वेरिएबल एक साथ शो कर सकते हैं। लेकिन इसका लुक सबसे क्लीन होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबसे इजी होता है। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही वेरिएबल होता है, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स ही हम शो कर पा रहे हैं इसमें। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द इन्वेस्टमेंट बाय NRIs वर 4000 करोड़, यानी NRI ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू हमें पहले क्वेश्चन में दे दी 4000 करोड़। देन द इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउस एंड FII टुगेदर, कॉर्पोरेट हाउस प्लस FII ने मिलके कितना इन्वेस्टमेंट किया ये बताना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें बार ग्राफ, इसको पहले आप समझिए पाई चार्ट को कि ये क्वेश्चन में पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि हमें लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट में जितनी जल्दी हो सके आंसर वैसे निकालना है। तो NRI ने देखो कितना इन्वेस्टमेंट है, 11%। देखो अब इसे परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालेंगे कि 11% इज 4000। पूछा गया है CH कॉर्पोरेट हाउस प्लस FII। कॉर्पोरेट हाउस इज दिस, FII दिस, दोनों मिलके कितने परसेंट हो गए। कॉर्पोरेट हाउस प्लस FII कितने परसेंट हो गए। 67%। 67% की वैल्यू पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रिड्यूस हो गया कि किसी भी की वैल्यू 11% तो 4000 है, तो 67% कितनी होगी। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4000 अपॉन 11, 67 की हो जाएगी दिस। ये हमारा आंसर होगा 11 इंटू 67। तो 11 के देखो 66 होता तो पूरा 6 हो जाता, यानी 6 4 जा 24,000। लेकिन 24,000 के पास ही सारे ऑप्शन है, ऑप्शन सब क्लोज हैं। 24,000, 24,000, 363, 25,000, 25,000, यानी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 67 को 11 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 666, देन डेसिमल क्या बचा 10। देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये पता है कि 4000 में 3 जीरोज हैं, तो मैं अगर यहाँ पॉइंट्स में भी आंसर आए तो वो जीरो से ये चीज़ हट जाएगी, सीधे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इसलिए मैंने 11 से 4000 को टच नहीं किया, मैंने सीधे डिवाइड करने की कोशिश की किसे
67। 67 अपॉन 11 कितना होगा? थोड़ी मैथमेटिक्स लगाओ। 6.09। नॉर्मली हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसमें 2 प्लेसेस तक सफिशिएंट होता है, ज़्यादा हमें 2 प्लेसेस से ज़्यादा की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लेसेस से ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा पे जाओगे टाइम आपका वेस्ट होगा, तो कोशिश हमारी होगी कम से कम में करें। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे लिख लेंगे लगभग 609 इंटू 2 प्लेसेस घट गए तो इंटू 40, लास्ट में 0 आएगा, 4 9 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, यानी आंसर इतना आ गया 24360। तो इसके क्लोज बाय जो भी आंसर होगा हमारा, दैट विल बी द आंसर। सर इसमें 11% जो है उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे 11/100? नहीं, इधर भी परसेंटेज है ना, दोनों साइड परसेंटेज है, तो जरूरत नहीं। इधर भी 11% है, इधर भी 67% है। देखो अगर 11% NRI की वैल्यू अगर मैं निकालता तो दैट इज 11% जो है वो इक्वल टू है 4000 के। तो अगर मैं इसको निकालना चाहता है कि 1% कितना होगा, तो दिस विल बी 4000 डिवाइड बाई 11। मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता था कि 67% पूछ रहा है मुझसे कि 67% कितना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 67 इंटू 4000 डिवाइड बाई। इसे अपॉन 100 करोगे, फिर जब 67 इधर लिखोगे तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो मेंटली ये सोचो ना कि किसी जो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 11% है 4000, तो 67% कितना होगा? तो डायरेक्ट रिलेट हमने कर लिया, 11% इज 4000, 1% हो जाएगा 4000 अपॉन 11, 67% हो जाएगा 67 इंटू 4000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? What percentage of the total investment is coming from either FII और NRIs? सेकंड तो सिंपल है, देखो सेकंड में वो क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कमिंग फ्रॉम FII और NRI। तो हमें क्वेश्चन में ही परसेंटेज में दे रखा है, तो कुछ चेंज नहीं करना, सीधे ऐड कर देना है। FII से कितना आ रहा है और NRI, 34%। और का मतलब प्लस होता है। FII से आ रहा है 33%, NRI से आ रहा है 11%, तो दोनों मिलके कितना होगा 44। तो आंसर हो गया ऑप्शन। देखो जब भी DI का या DI या पाई चार्ट या जिस पे भी क्वेश्चन बनना है ना, जब सेट बनता है ना 4-5 क्वेश्चन का, तो नॉर्मली उसमें 1-2 इजी होते हैं, 1-2 मीडियम होते हैं और एक हार्ड क्वेश्चन होता है। इस तरीके से सेट बनता है। तो जरूरी नहीं कि 5 है तो 5 के 5 बहुत डिफिकल्ट होंगे, उसमें 1-2 इजी भी रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था सेकंड वाला, ये इजी था, परसेंटेज सीधे जोड़नी थी आपको। थर्ड क्या है? लेवल तो सर यही रहता है ज्यादातर। क्या सर लेवल? जामिया का तो सर मतलब सेम रहता है ना, मतलब मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जैसे मतलब आप करा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक सेट बनता है ना, ये जैसे 5-6 क्वेश्चन का सेट है, एक पाई चार्ट पे बेस्ड है, तो उन 5-6 क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ मैं कि उसमें 2 इजी भी होते हैं, 2 मीडियम भी होते हैं और एक डिफिकल्ट भी हो जाता है। जी 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 सर जी। क्वेश्चन नंबर 3, if the total investment other than FII and corporate houses इतने करोड़, then the investment by NRI and offshore fund। थोड़ा लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है वो।
डेटा को समझना होता है बस, वो इतनी खतरनाक चीज नहीं होती है, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। लैंग्वेज को देखो क्या कह रहा है वो, टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन FII एंड कॉर्पोरेट हाउस, यानी टोटल में से वो कह रहा माइनस कर दो, FII को भी माइनस कर दो और कॉर्पोरेट हाउस को भी माइनस कर दो, तो इतना इन्वेस्टमेंट है 3, एक साथ लिख लेते हैं 335 देन 1000 करोड़। देन द इन्वेस्टमेंट बाय NRI एंड ऑफशोर फंड, तो NRI प्लस ऑफशोर मिलके कितना इन्वेस्टमेंट कर, तो जो चीज हमें देखो परसेंटेज में दी हुई है हम उसको आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल को हम मान लेते हैं 100%, भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 100%, उसमें से FII कितना था 33%, माइनस कर दो, कॉर्पोरेट हाउस कितना था 34, माइनस कर दो, तो ये कितने परसेंटेज हो गया 67 माइनस हो गए 33, यानी 33 जो परसेंट इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है 335,000। हमें बतानी किसकी, NRI प्लस ऑफशोर। NRI कितना 11% और ऑफशोर है इसमें, इधर आ रहा था, ऑफशोर है 16%, यानी हमें वैल्यू बतानी है 11% प्लस 16%, यानी कितने परसेंट की 27। तो फिर से वही रिलेशन, यूनिटरी मेथड कि 33% इज इक्वल टू दिस, देन हाउ मच विल बी 27%। कितना हो जाएगा 27% की वैल्यू हो जाएगी 335,000, किससे डिवाइड कर दें इसे, कितने से डिवाइड होगा 27 33 सर, 33 इंटू 27, 33% की वैल्यू है इतनी 335,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 335,000 डिवाइड बाई 33, देन हमें फाइंड किसकी करनी है 27 की, तो इंटू 27, ये हमारे पास सॉल्व करना है तो आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट 274, 285, 293 कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो खैर हट जाएगा ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से हमें बताना है। कैलकुलेट कर लो, 335, 3 से दोनों जा रहे हैं 9, ये हो गया 11, अब क्या कर सकते हैं हम 33 को डिवाइड कर दो 11 से, तो 3, देन बचा 5, 50, 50। कैलकुलेशन थोड़ा आप करने की कोशिश करो कि नंबर्स अगर बड़े लगे तो ये नहीं कि घबरा जाएंगे, अच्छा बहुत बड़े नंबर्स हैं। कैलकुलेशन DI का पार्ट रहती है, हमेशा आएगा थोड़ा बहुत DI में। तो क्या हो जाएगा 50 बचा, तो ये 5 कैरी हुआ था तो 0, देन इट बिकम 50, 11 4 जा दिस। अभी देखो यहीं हम कैलकुलेशन रोक के देखते हैं कि इंटू 9 हमारा आंसर है, तो क्या हमें इससे आइडिया मिल जाएगा या और ज़्यादा ज़रूरत है करने की। तो देखो ऑप्शन इसमें हमें दिख रहा है पहले ही, कितनी आ रही वैल्यू 304 इंटू 9 में करूँगा 27, 30 इंटू 9 हो जाएगा 27, 9 4 जा 36, तो 273 करके कुछ आएगा आंसर, या फिर आगे कुछ वैल्यू होगी तो 273 के आसपास जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 285, 293 बहुत दूर है, 274 सबसे क्लोज है।
तो ये देखो मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ एक 2 डिजिट तक किया, मतलब 2 बार डिवीजन किया। पहले 11 से 3 गया, फिर 5 बचा था तो एक 0 लगाया, देन इट बिकम 50, देन 4। इसकी मल्टीप्लाई करके देख ली तो आंसर मुझे 273 कुछ आएगा आंसर। तो सबसे क्लोज क्या मिल गया मुझे, 274। तो कैलकुलेशन को जरूरी नहीं कि पूरा दिया है तो एग्जैक्ट हम आंसर निकालें, हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। यहाँ देखो 274 था, फिर 285 था, फिर 293 था, तो तीनों में डिफरेंस था काफी, इसलिए पूरी कैलकुलेशन नहीं कि इतने से मुझे आंसर मिल गया। डीआई में हमें ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन में से ही हमें सेलेक्ट करना है आंसर, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बड़ी वैल्यू जरूर होंगी, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि बस इतना करूं, क्या पता इतने से मुझे आंसर मिल जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए, कि आप कितनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो अपनी। क्लियर ये? क्लियर सर। Next, what is the approximate ratio of investment flows into India bonds from NRI to corporate house? अब तो रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन 4 में, तो NRI is to corporate house, तो सिंपल यहाँ परसेंटेज में है 11% is to corporate house कितना हो जाएगा 34%। 1:3। तो देखो अभी भी यहाँ एग्जैक्ट आंसर है, हमारा सबसे क्लोज आंसर होगा 1:3। तो हमने माइंड में करा, अच्छा ये 11 34, तो ये लगभग 1:3 है, 3 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन सबसे क्लोज यही है, तो सीधे आंसर। फिफ्थ, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल। अब पूछ रहा है वो कि जो हम ये एंगल की बात कर रहे थे, कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का हमें देखना है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल, कॉर्पोरेट हाउस वाला एंगल कितना होगा। तो देखो एक तरीका तो ये था कि इन सब की वैल्यूज हम निकाल के करते, लेकिन हमें परसेंटेज में सब कुछ दे रखा है, तो डायरेक्ट हमें परसेंटेज से आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा जरा बताओ सोच के, परसेंटेज को कैसे करेंगे। 34% है ये शेयर इसका, कॉर्पोरेट हाउस का पूरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 34% है, तो एंगल कितना होना चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, परसेंटेज में हम कह सकते हैं 100%। 100% को कितना एंगल रिप्रेजेंट करेगा, 360 सर। 122। ऑप्शन सी 120 नो सर 123। देख लेते हैं अभी, इसमें बहुत क्लोज वैल्यूज हैं। देखो नॉर्मली इतनी क्लोज आती नहीं है, इसमें बहुत क्लोज है। 120, 21, 22, 23। अप्रॉक्स में आएगा तो 123 आएगा, ऑप्शन डी। तो 1% हो गया 360/100, तो 34% को रिप्रेजेंट करेगा। इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 34, 3.6 इंटू 34 यानी 36 इंटू 34। अब देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हमें शॉर्टकट अपने माइंड में कुछ सीखने होंगे डीआई के लिए स्पेशली, कि 36 और 34 की मल्टीप्लाई है। मैं इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 34/10। तो 36 इंटू 34 की मल्टीप्लाई कैसे करें, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या मानेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे देखो 35 + 1, इसको लिखेंगे 35 - 1। 35 + 1, 35 - 1 का मतलब क्या हुआ, a + b a - b, a²
माइनस बी स्क्वायर, और जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम? 35 का स्क्वायर कितना होगा? अरे अब तो सीख जाओ बहुत जल्दी। 5 का हो जाएगा 25 हमेशा लास्ट में, और ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नेक्स्ट नंबर से, 3 4 जा 12। तो दिस विल बी 1225 माइनस 1 यानी 1224 अपॉन 10 हो जाएगा ये 122.4। ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स आप थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो। डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 3.6 इंटू 34 है तो बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे एज्यूम कर लेंगे 36 इंटू 34 अपॉन 10, 36 हो जाएगा 35 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इस तरीके से होता है माइनस 1 डिवाइड बाई 10, ये आंसर 122.4। अब 122.4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 122 आएगा या 123 आएगा? दोनों ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास। ऑप्शन डी 3 22 सी सी वाई सर, उसमें मतलब सर 0.4 एक्स्ट्रा है तो सर उसमें 23 भी तो हो सकता है, 123। जब भी राउंड ऑफ करते हैं हम, अगर 0.5 से बड़ा होता है नंबर तो हम फिर बड़ा नंबर एज्यूम करते हैं। राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, देखो राउंडिंग ऑफ का रूल ये होता है कि अगर 0.5 से बड़ा है, यानी कि मान लो 36.6 लिखा है, तो जब हम इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 37 हो जाएगा। 0.5 से अगर बड़ा है, अगर 0.5 से छोटा है तो फिर हम उसे ऐसे ही लीव कर देते हैं। अगर 0.5 है, एग्जैक्ट 0.5 है, और तुम्हें ऑप्शन में दोनों वैल्यूज दे रखी, 36 भी दे रखी और 37 भी दे रखी, जाहिर सी बात है ये सारी सिचुएशन तब आएगी जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, वरना तो फिर जो क्लोज है वो हमारा आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट है तो फिर रूल ये होता है कि अगर ये इवन नंबर है तो उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, अगर ऑड नंबर होता है तो हम उसे एक नंबर बढ़ा देते हैं। ये होता है राउंडिंग ऑफ एग्जैक्ट। वो इस सिचुएशन में आता है जब दोनों तुम्हें ऑप्शन मिल रहा हो। मान लो लिखा है 123.5, अब ऑप्शन में 123 भी है 124 भी है, तो अब क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, 0.5 है तो फिर 0.5 डिसाइड नहीं करेगा, फिर उससे पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा कि ये ऑड है तो आंसर हो जाएगा 124। अगर इवन होता 122.5 होता तो आंसर हो जाता 120। तो ये राउंडिंग ऑफ का है अगर तुम्हें ऑप्शन में दोनों वैल्यूज दिख रही हो तो। जैसे इस केस में थी, यहाँ दोनों वैल्यूज थी तो हमें पता होना चाहिए 122.4 है, 0.5 से कम है, तो फिर हम 122 ही आंसर लिखेंगे, 123 नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, total investment flows from FI were to be double in the next year and the investment flow from all other sources had remained constant at their existing level, then what would be the proportion of this? देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, पहले तो इसे समझो आराम से। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में, ये तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया है डेटा, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, जो भी FII ने इन्वेस्टमेंट किया है वो डबल हो जाएगा, यानी 33% में जो उसने शेयर है उसका, वो जो भी इन्वेस्टमेंट आया उसका डबल हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज हैड रिमेन्ड कांस्टेंट, और सारे जो इन्वेस्टमेंट के सोर्स हैं उन्होंने जितना पैसा लगाया था अगले साल भी वो उतना ही कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो वो ये पूछ रहा है कि FII का जो इन्वेस्टमेंट है अब टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने % शेयर होगा। क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो ये बताओ। वो ये कह रहा है कि ये जो FII पैसा लगा रहा है 33%, वो
डबल हो गया, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ 1000 करोड़ उसने लगाए होंगे पैसे, वो डबल हो गए, इंटू 2 हो गए। और बाकी सारे सोर्सेस से क्या रहा, सेम रहा, जो इस साल में है वो उतने ही पैसे उन्होंने लगाए। तो वो पूछ रहा है प्रोपोर्शन ऑफ FII इन्वेस्टमेंट इन द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना होगा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो थोड़ा समझना इसे। 100% जो इसी ईयर की बात कर रहे हैं हम, करंट ईयर में 100% में से FII का कितना शेयर है, 33%। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर इसका डबल हो गया, यानी कितना हो गया 66%। ठीक है, डबल इन द नेक्स्ट ईयर। इसमें से 100 में से 33 के अलावा जो 67% था वो 67% वैसे ही रहा, और जो FII का 33% था वो इंक्रीज होके 66 हो गया। तो टोटल नेक्स्ट ईयर का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया परसेंटेज के टर्म में, 132%। 133%। गुड भाई, 100 था उसमें एडिशनल कितना आ गया, एडिशनल 33% पैसा आया ना FII का, तो टोटल अब कितना हो गया 133। ये कितने परसेंट बनेगा 66/133। ऑप्शन देखो 40%, 60%, 50%, 70%। अब की बार देखो वेरिएशन है, ऑप्शन क्लोज नहीं है तो तुम बता सकते हो डायरेक्ट कितना परसेंट होगा ये। 66 आउट ऑफ 50, ये कितना परसेंट शेयर बन जाएगा 50%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50, तो क्लोज आंसर इसका 50 था। क्वेश्चन को समझना है, सब डेटा में दे रखा होता है, बस आपको मैनिपुलेट करना होता है उसी चीज को। लास्ट क्वेश्चन इस पे जो दे रखा है, इफ द इनफ्लो फ्रॉम द FII आफ्टर डबलिंग ऑफ द क्वेश्चन 6, यानी ये क्वेश्चन 6 को ही कंटिन्यू कर रहा है क्वेश्चन 7 में, यानी इसी सिचुएशन को हम मानते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है, FII ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू दे दी, पिछले क्वेश्चन में तो परसेंटेज थी, अब वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू है $500 मिलियन, $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। तो पूछ रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल कितना होगा। अगर FII $500 मिलियन कर रहा है, कीपिंग दिस, क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को मानते हुए हमें चलना है कि FII ने इतना किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। FII का कितना आया था इन्वेस्टमेंट, 66%। टोटल में से 50%। टोटल का 50% था ना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का हमने शेयर निकाला था ना। 133% में 66% था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% है। तो अगर FII इतना कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा होगा। फिफ्टी परसेंट मतलब हाफ। FII का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है, हाफ। तो कौन सा आंसर होगा, ABCD तो हटा ही दो A। भाई $500 मिलियन FII के हैं और उसका डबल जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 500 इंटू 2 1000, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखो परसेंटेजेस और वही सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में कि FII का इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो 50% है टोटल इन्वेस्टमेंट का,
50% इज हाफ, तो जितना FII लगा रहा है उसका डबल टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो जितना भी FII की अमाउंट आई क्वेश्चन 7 में दिया उसको हमने डबल कर दिया। अब देखो पाई चार्ट एक की जगह दो पाई चार्ट भी एक साथ हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 पाई चार्ट्स हैं। क्या पाई चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन है? गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट। ये क्या दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में किस चीज का कितना वेट होता है। यहाँ देखो परसेंटेज की जगह क्या दे रखा है? फ्रैक्शंस दे रखे हैं। मसल्स इज 3/10, तो 3/10 को हम समझ सकते हैं 30%, यानी जितना भी ह्यूमन बॉडी का वेट होता है किसी का भी, एक जनरल एक रिलेशन बनाइए, उसका 30% वेट किसका होता है? मसल्स का। स्किन का कितना होता है? 1/10, 1/10 इज 10%। और बोन्स का वेट कितना होता है? 1/5, 1/5 कितना परसेंट होता है? फ्रैक्शन को परसेंटेज 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। 20%। तो बोन्स का जो वेट होता है वो ह्यूमन बॉडी का 20% वेट के बराबर होता है। यानी किसी का वेट अगर 100 kg है तो उसकी बोन्स का वेट कितना होगा? 20 kg। मसल्स का वेट 30 kg और स्किन का वेट 10 kg। और बाकी ये हार्मोन, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन, ये सब मिलकर कितना होगा? 60-40%। तो ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी के साथ एक और डिस्ट्रीब्यूशन किया है फिर से। इस बार क्या है? प्रोटीन, वाटर और अदर ड्राई एलिमेंट्स। तो यहाँ परसेंटेज दे रखी है, देखो डायरेक्ट तो हमें आसानी है समझने में कि वाटर का वेट कितना होता है पूरे ह्यूमन बॉडी का? 65%, प्रोटीन का वेट होता है 24 और अदर ड्राई एलिमेंट्स का 11%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नाइदर मेड अप ऑफ बोन्स नॉर स्किन। यानी ह्यूमन बॉडी में से वो पूछ रहा है कि माइनस कर दो बोन्स को और स्किन को, तो कितनी परसेंट बचेगा? हाउ मच ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सिंपल है बिल्कुल, हमने परसेंटेज पहले ही कन्वर्ट कर लिया। तो ह्यूमन बॉडी में से बोन्स को और स्किन्स को माइनस कर दो तो कितना आ गया? 100% टोटल बॉडी वेट, उसमें से माइनस करना है बोन्स और स्किन। माइनस कितना कर देंगे? 30%। इसमें तो सिंपल आ गया 70%। कि ह्यूमन बॉडी बोन्स और स्किन के अलावा कितने परसेंट होती है? 70%। क्लियर? ये तो सिंपल था पहला क्वेश्चन। हाउ मच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नाइदर मेड ऑफ बोन नॉर स्किन। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल्स टू दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द बोन्स। अब इसे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। रेशियो पूछ रहा है किसका? प्रोटीन्स इन मसल्स एंड to that of distribution of protein in bone, protein in bones, इसका रेशो पूछ रहा है। ये देख के बताओ, दो पाई चार्ट है कि हम ये कुछ निकाल सकते हैं। प्रोटीन इन मसल्स इज टू प्रोटीन इन बोन्स, प्रोटीन इन बोन्स। मसल्स में कितना प्रोटीन होगा और बोन्स में कितना प्रोटीन होगा? क्या हम ये बता सकते हैं इस रेशो को? प्रोटीन इन मसल्स अपॉन प्रोटीन इन बोन्स।
देखो पहले पाई चार्ट को ही समझो, तुम्हें लगता है पाई चार्ट को नहीं समझ पा रहे। एक पाई चार्ट का मतलब किसी ने स्टडी करी, कोई पर्सन ए ने स्टडी करी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 30% मसल्स होते हैं वेट के हिसाब से, 10% स्किन होती, 20% बोन होते हैं और हार्मोन एंजाइम्स अदर प्रोटीन इतने होते हैं। एक कोई दूसरे पर्सन आए, दूसरे साइंटिस्ट बी, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% तो वाटर होता है, 24% प्रोटीन होता है और अदर ड्राई एलिमेंट 11% होते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टडी को उसने एक साथ रख दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्रोटीन, ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर 24% प्रोटीन है, ये मसल्स में कितना जाएगा और बोन्स में कितना जाएगा, इसका रेशो हम बता सकते हैं क्या? मान लो कोई पर्सन है जिसका वेट है 100 kg, तो पर्सन बी जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर 24 kg प्रोटीन होगा। ठीक है, 24% है ना, 24 हो जाएगा। और ये जो ए ने रिसर्च करी थी वो ये कह रहा है कि मसल्स 30 kg के तो मसल्स होंगे और 20 kg की बोन्स होंगी। तो ये जो 24 kg का प्रोटीन है, क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो 30 kg के मसल्स हैं इसमें कितना गया और बोन्स में कितना गया? अगर बता सकते हैं तो उनका रेशो बताना है, वरना ऑप्शन नंबर डी भी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो ये बता रही कि प्रोटीन मसल्स में कितना जा रहा है और बोन्स में कितना जा रहा है? इन दो पाई चार्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन है या नहीं है? कोई बताएगा ये चीज? बताओ भाई कोई। है सर इंफॉर्मेशन, लाइक 3/10 जो है वो मसल्स। 3/10 इज 30%। 30% ऑफ टोटल बॉडी का वेट होता है। देखो इसका एक आंसर जो समझ में आ रहा है, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है कि हम क्या कर दे, हम इसको लिख लें 30% अपॉन 20%। एक रेशो यही आ सकता है इसमें, 1.5:1 या 3:2, जो भी समझ लो, कि प्रोटीन इन मसल्स जो है वो 3 यूनिट है और प्रोटीन इन बोन्स जो है वो 2 है। लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। आंसर है इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो 24 kg है, 24 kg जो है ये पूरी बॉडी के अंदर, तो हमें पता है कि अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसके अंदर 24 kg प्रोटीन होगा। लेकिन ये प्रोटीन फर्दर मसल्स में कितना गया और बोन्स में कितना गया ये हमें नहीं पता। अगर मैं इस तरीके से आंसर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि प्रोटीन जो है वो बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि ये जो 24 kg है ये पूरी ह्यूमन बॉडी में बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितना वेट मसल्स का होगा और बोन्स का होगा उसी रेशो में प्रोटीन भी इनके अंदर होगा। यानी मसल्स में भी उतना ही प्रोटीन होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जितना बोन्स में हो रहा है। लेकिन ये डेटा हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हम ये नहीं मान सकते कि पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हो सकता है प्रोटीन मसल्स में तो बहुत ज्यादा हो, बोन्स में बहुत कम हो, या फिर बोन्स में बहुत ज्यादा हो मसल्स में बहुत कम हो। तो ऐसा हमें कहीं भी नहीं दिया कुछ भी, इसलिए हम इनका अलग अलग रेशो नहीं निकाल सकते। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वेट के लिए तो सही है। अगर ये पूछता सिंपल कि मसल्स और बोन्स के वेट का रेशो बताओ तो आंसर ठीक है 3:2। लेकिन प्रोटीन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में ये हमें नहीं पता।
क्लियर हो गया ये चीज कि क्यों हम आंसर नहीं बता पा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इक्वलेंट टू वेट ऑफ इट्स स्किन। परसेंटेज ऑफ, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या पूछ रहा है वो। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इक्वलेंट टू द वेट ऑफ इट्स स्किन। यानी मेन दो टर्म देख लो, प्रोटीन और स्किन, इसको रिलेट कर रहा है वो। यानी वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू वेट ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो स्किन का वेट है वो प्रोटीन का कितने परसेंट है। इसमें वेट किसका ज्यादा है, प्रोटीन का ज्यादा है या स्किन का ज्यादा है? प्रोटीन का 24%। प्रोटीन का ज्यादा है, गुड। तो प्रोटीन का कितने परसेंट इसके बराबर होगा? यानी प्रोटीन का 50% होगा, प्रोटीन का 25% होगा, प्रोटीन का 10% होगा, कितने परसेंट हो? क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है ना, तो प्रोटीन का कुछ परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ स्किन हो जाएगा। तो ये हमने पहले ही कर लिया था, वरना इस स्टेप पे हमें करना था कि हम क्या करते, 100 kg वेट एज्यूम कर लेते, तो उसमें से प्रोटीन कितना आ गया, 24। तो हम मान लेते हैं x% ऑफ 24 इज इक्वल टू वेट ऑफ स्किन कितना है, आगे स्किन ये रहा 10%। यानी 100 kg वेट है तो उसका 10% हो गया 10 kg। यानी x% ऑफ 24 इक्वल टू 10। ये रिलेशन आ गई समझ में? मैंने मान लिया x% है तो x% ऑफ प्रोटीन इक्वल टू वेट ऑफ स्किन। तो 100 kg हमने एज्यूम कर लिया कि ह्यूमन बॉडी, जिस ह्यूमन की भी बात हो रही है उसका वेट है 100 kg। तो प्रोटीन आ गया 24 और स्किन आ गई 10। तो अब हमें निकालना है x% ऑफ 24 इक्वल टू 10 कि कितने परसेंट ऑफ 24 इक्वल टू 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंट को हम कर सकते हैं x/100, ऑफ का मतलब 24 इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। ऑप्शन से देख लेते हैं क्या हेल्प मिल रही। 41.66, 43.33, 44.44। तो अब हम देखो निकालेंगे, 24 है, 2 से कर सकते हैं हम कैंसिल, दिस 5, ये आ गया 500/12। 2 से चाहो तो फिर कर लो, या फिर 4 से भी हो जाएगा ये। 4 1 जा 4, बचा 10, एंड 4 2 जा 8, देन 125/3। 125/3 विल बी इक्वल टू 4 देन 1, बस 41 पॉइंट कुछ आ रहा है, आगे ज़रूरत नहीं। तो आंसर विल बी 41.66। हमें सिर्फ यही कैलकुलेशन रोक देनी है, ऑप्शन का थोड़ा ध्यान रखना है कि किस डेसिमल पे जाकर रुकना है, किस प्लेस पर हमें। तो 41.66 यानी क्या हुआ कि प्रोटीन जितने भी हैं, प्रोटीन का 41.66% जो वेट होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्किन के वेट के बराबर। यही हमसे पूछ रहा था वो कि x% यानी कितने परसेंट ऑफ प्रोटीन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ स्किन। क्लियर है ये? एक बार फिर से देख लेना, ये परसेंटेजेस का ज्यादा खेल होता है डेटा में, परसेंटेज रेशो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ क्वेश्चन इधर ही लिख लेता हूँ ताकि
क्या कह रहा है ये, फॉलोइंग पाई चार्ट एग्जिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। ओवरसीज मतलब बाहर जा रहे हैं, कि फॉरेन ट्रिप पर कितने टूरिस्ट जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया। टू चार्ट शोज द टूरिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री एंड एज प्रोफाइल। तो ये पहला वाला चार्ट क्या शो कर रहा है कि किस कंट्री में जा रहे हैं, दूसरा पाई चार्ट क्या शो कर रहा है कि जो बाहर टूरिस्ट गए उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए और यूके। सिंपल परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में डेटा तो आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना। परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट या तो यूएसए गए या यूके गए, कितने परसेंट, तो हमें इस वाले चार्ट से मिलेगा आंसर। यूएसए कितने गए 40, यूके कितने गए 10, तो 40 प्लस 10 इज 50। यानी जितने भी इंडिया से टूरिस्ट जा रहे हैं उसके हाफ टूरिस्ट यानी 50% टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं, या तो यूएसए अमेरिका जा रहे हैं या इंग्लैंड यूके जा रहे हैं। सेकंड है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए टू द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 इयर्स ऑफ एज। यानी देखो तुमसे दो रेशियो निकलवा रहा है वो, दो चीजों का रेशियो निकलवा रहा है। किसका रेशियो है कि टूरिस्ट जो कहाँ गए, यूएसए गए, अपॉन कौन, टूरिस्ट जो कि बिलो 30 ईयर्स है, यानी 30 ईयर्स से कम है, लेस देन 30। तो दो अलग अलग चार्ट की बात हो रही है, यानी इतना तो हम समझ सकते हैं कि पहले चार्ट से तो हमें पता चलेगा कंट्री में कितने गए, दूसरी चार्ट से पता चलेगा एज वाला। तो अब ऑप्शन देखो, बी अभी देख लेते हैं, देखो हम लिखेंगे यूएसए कितने टूरिस्ट गए, 40% ऑफ टोटल। टूरिस्ट लेस देन 30 कितने हैं, लेस देन 30 कहाँ, बिलो 30, ये रहा, सीधे दिख रहा है यहाँ पर, परसेंटेज है 15, ये भी 15 है, ये 20 है, ये 50 है, ये तो बिलो 30 ईयर हो गए 15%। लेकिन एक चीज मुझे सोच के बताना कि क्या मैं इसको सीधे 40/50 15 का रेशियो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये यहाँ पर एक सोचने की बात है। क्योंकि जब भी देखो दो अलग अलग पाई चार्ट यूज हो रहे होंगे तो हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जितने भी टूरिस्ट आए उसके 40% यूएसए चले गए। ये क्या बता रहा है दूसरा वाला, ये कह रहा है कि जितने भी टूरिस्ट थे उसके 15% जो है वो बिलो 30 ईयर्स थे, 30 साल से छोटे थे। तो क्या हम इन दोनों का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है। थोड़ा सोचो इस बात पे कि हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। एज्यूम कर लेते हैं, मान लो 1000 टूरिस्ट गए, 1000 नहीं 100 ही ले लो कैलकुलेशन में, 100 टूरिस्ट गए, तो यूएसए कितने चले गए उसमें से 40, ठीक है। इसमें 100 हमने माने थे तो 100 थे, उसमें से लेस देन 30 इयर्स वाले कितने हैं, 15, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है हमें। इस 100 में से 40 तो यूएसए गए और इस 100 में से 15 जो है वो 30 इयर्स से कम है। तो इसका हम रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताओ।
देखो इसमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यस। अभी कहाँ नहीं निकाल सकते ये देखो आगे क्वेश्चन में आएगा। इसका रेशियो हो जाएगा 8:3 कि भाई 40 है ये 15 है, तो फर्दर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 40/15 आ जाएगा रेशियो 8:3। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ चेंज होगी, क्वेश्चन कहाँ चेंज होगा, जब हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मतलब अभी इसमें आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, इफ अमंगेस्ट अदर कंट्रीज। देखो यहाँ पर बीच में एक यूएसए, यूके, जापान, 3 कंट्रीज का तो नाम से दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, अदर्स, अदर कंट्रीज, यानी इन तीनों को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब अदर में आ गए। तो वो कह रहा है कि जो अदर जाने वाले हैं उसमें एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, जो कि 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट। हेलो, 25 लाख है इसमें। अभी देख लेते हैं, मेरे पास आंसर रेडी। Switzerland accounted for 25% of the Indian, and it is known that official Swiss record that total of 25 Indian tourists has gone to Switzerland during that year. यानी वो सिंपल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अदर्स जो हैं, अदर्स में जो स्विट्जरलैंड कंट्री है उसमें 25% जाती हैं, लेकिन किसके 25%, अब ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। अदर्स जो जाते हैं अदर्स में उसका 25%, यानी कि 25% ऑफ 20% ऑफ टोटल, ये इस तरीके से परसेंटेज आएगी। यानी टोटल का जो 20% है वो तो अदर्स में जाते हैं, और अदर्स में से 25% जो है वो स्विट्जरलैंड एक कंट्री में जाते हैं, बाकी 75 किसी और कंट्रीज में जाते होंगे। तो यहाँ पर देखो कितने आ जाएंगे, अगर मैं 100 मान के चलूं तो 100 में से 20 तो अदर कंट्रीज में जाते हैं, 20 का 25%, यानी 25% इज 1/4, यानी 5 टूरिस्ट। यानी कि हमें क्या पता चल गया, 100 में से अगर इंडिया से 100 टूरिस्ट बाहर गए तो 5 कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड। ये चीज समझ में आई, ये स्टेप यहाँ तक। स्विट्जरलैंड क्या है, 25%, अदर्स में से जो जाते हैं उसका 25%। तो 100 हमने टूरिस्ट एज्यूम किए, तो 100 में से 20 अदर कंट्रीज गए और 20 का 25%, 25% इज 1/4, तो 5 टूरिस्ट यानी कि स्विट्जरलैंड में। 100 अगर जा रहे हैं तो 5 स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, स्विस रिकॉर्ड से हमें क्या पता चला, 25 लाख इंडियन टूरिस्ट जो थे वो स्विट्जरलैंड गए थे। तो बताना है 30 to 39 ईयर ओल्ड टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड कितने थे। 30 to 39 कितने हैं, देखो 15% है। तो क्या हम इस डेटा से ये निकाल सकते हैं कितने टोटल है, टोटल इंडियन टूरिस्ट कितने गए। अगर 5 स्विट्जरलैंड जाते हैं तो टोटल बाहर कितने जाते हैं, 100। टोटल इंडियन बाहर जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो है 100। अगर 25 लाख स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो टोटल इंडियन टूरिस्ट कितने होंगे, देखो कितने टाइम्स हम कर रहे हैं, 5 इंटू लैख, तो ये आ जाएगा 500 लाख। और 30 to 39 वाले कितने हैं, 15% ऑफ टोटल है, तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 500 लाख। 0 से 0 या ये 75 लाख। आंसर विल बी डी, 75 लाख। देखो क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट करके डेटा दिया था,
स्विट्जरलैंड को कह रहा है वो 25% ऑफ अदर है, तो हमने 100 के हिसाब से स्विट्जरलैंड के निकाल लिए 5, तो हमें ये पता चल गया 5 स्विट्जरलैंड में जाते हैं अगर टोटल इंडियन टूरिस्ट कितने हैं 100। वो कह रहा है ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चला 25 लाख इंडियन टूरिस्ट आए थे स्विट्जरलैंड में, तो अगर 5 टूरिस्ट स्विट्जरलैंड के थे तो 100 टोटल थे, तो अगर 25 लाख है तो टोटल टूरिस्ट कितने हो जाएंगे 500 लाख। तो पूछ रहा है 30 to 39 वाला बताओ, यानी 15% ऑफ टोटल, तो इसका 15% हमने निकाल लिया, 15% इज 75। क्वेश्चन 11 इसी में सॉल्व हो गया। फॉर क्वेश्चन 10 व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन द यूएस, तो हमें जब टोटल पता चल गया, टोटल कितने हैं 500 लाख, तो यूएस जाने वाले कितने थे 40%, तो 500 लाख का 40% निकाल लो, 40/100, तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 10 एंड 11 व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट नंबर ऑफ 50+ ईयर ओल्ड हु विजिटेड यूके ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि इसी क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 में डेटा दिया है वही हमें लेके चलना है, तो वो कह रहा है 10 और 11 को अगर हम कंबाइन कर दें यानी इसी डेटा को लेना है, तो क्या हम बता सकते हैं कि 50+ ईयर ओल्ड वाले ने यूके में कितना विजिट किया, एटलीस्ट 25 लाख, एग्जैक्टली 25 लाख, एटलीस्ट 10 लाख, और कैन नॉट बी डिटरमिन। अब हम आते हैं उसी क्वेश्चन पे वापस जो हमने शुरू में पूछ रहे थे। हमें क्या पता चल गया टोटल कितने जाने वाले टूरिस्ट हैं 500 लाख, टोटल टूरिस्ट पता चल गया हमें। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो यूके गए, यूके कितने गए इसके 10%, यानी 50 लाख, 50 लाख गए यूके। तो वो ये कह रहा है कि हम क्या ये बता सकते हैं कि 50 ईयर से अबव वाले यूके में कितने गए होंगे, क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? नहीं बता सकते। देखो 50% टोटल टूरिस्ट का 50% तो पता चल गया हमें अबव 50 ईयर्स, तो ये टोटल थे 500 लाख, तो उसमें से 50 ईयर से एज वाले ऊपर थे 250 लाख। लेकिन हम ये चीज नहीं बता सकते कि इस 250 में से जो ओल्ड वाले हैं इसमें से यूके कितने गए। ये वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। क्या हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है कि हर कंट्री में हर एज ग्रुप वाला उसी रेशो में जाता है जितने टूरिस्ट है, यानी मान लो 100 में से अगर 50 ओल्ड एज वाले हैं, 15 इस ग्रुप के हैं, 15 इस ग्रुप के हैं और 20 इस ग्रुप है, तो जिस कंट्री में भी ये 100 लोग जाएंगे तो इसी रेशो के हिसाब से जाएंगे, यानी हर कंट्री में 50 बूढ़े जाएंगे, 50 20 40 से 49 वाले जाएंगे, 15 30 से 39 वाले जाएंगे और 15 बिलो 30 वाले जाएंगे। अगर ऐसा गिवन होता कि हर कंट्री में ये इसी रेशो में जा रहे हैं तो हम बता सकते थे कि यूके में कितने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हो सकता है कि इस 250 लाख के 50 लाख सारे के सारे बूढ़े इसमें चले गए हो यूके में, और हो सकता है एक भी ना गए हो और एज ग्रुप वाले चले गए हो, इसलिए हम डायरेक्ट इसका रेशो नहीं बता सकते। देखो पीछे जो क्वेश्चन था जिसमें हमने रेशो निकाला था उसमें देखो क्या था, नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए, और दूसरा रेशो क्या था, इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 इयर्स ऑफ एज। अगर इसमें ये जोड़ देता कि यूएसए में कितने विजिट किए बिलो 30 इयर्स ऑफ एज, तो आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या किसी भी कंट्री का कह देता यूके स्विट्जरलैंड कुछ किसी का भी, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फिर नहीं बता सकते थे। लेकिन सिर्फ इसने क्या पूछा था कि कितने इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 30 ईयर से बिलो थे, तो हम इस केस में रेशियो निकाल पाए थे, जो हमारा आंसर आया था 8:3।
तो जब भी दो अलग अलग टाइप के चार्ट हो, तो एक चार्ट से दूसरे चार्ट को अगर हमें रिलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व क्वेश्चन 12 एज्यूमिंग दैट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन टूरिस्ट वाज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कंट्रीज। अब उसने कहा कि यस, अब तुम क्या मान सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो यूनिफॉर्म है, यानी हर कंट्री में जो लोग जा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, यानी हर एज ग्रुप के जा रहे हैं। जिस परसेंटेज में टूरिस्ट हैं उसी रेशो में वो हर कंट्री में घूम रहे हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि जितने भी टूरिस्ट गए, यूके में कितने टूरिस्ट आए थे टोटल, 50 लाख हमने निकाले थे, और उसमें से 50 ईयर वाले कितने होंगे, 50%। 50% मीन्स हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर कितना हो जाएगा, 50% ऑफ दिस 25। 25। अब हम बता सकते हैं कि जो यूके में 50 लाख गए थे टोटल टूरिस्ट, उसमें से क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि 50 ईयर से बूढ़े वाले जो लोग थे वो 50% होने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यानी कितने होंगे, 25। पिछला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता था। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एजम्पशन ऑफ क्वेश्चन 13 भी हमें ट्रू मानना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म लेना है, और क्वेश्चन 10 और 11 का डेटा वो जो स्विट्जरलैंड वगैरह वो सब दिया था वो भी ट्रू मानना है। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50+ ईयर ओल्ड इंडियन विजिटिंग यूएसए, यानी 50 ईयर ओल्ड 50+ वाले इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग यूएसए अपॉन टू द नंबर ऑफ बिलो 50 ईयर ओल्ड, यानी लेस देन 50 विजिटिंग यूके और स्विट्जरलैंड। इन दो का रेशियो निकालना है इस बार, यानी इंडियन टूरिस्ट जो 50+ गए यूएसए वो कितने हैं, डिवाइड बाय 50 ईयर से कम वाले जो यूके और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं वो कितने हैं। देखो अबव 50 कितना है, देखो 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, आधे लोग, यानी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हाफ, जितने भी लोग यूएसए गए या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 13 का एजम्पशन हमें ट्रू मानना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रखना है। तो हमें यह पता चल रहा है कि टूरिस्ट जितने भी हैं उसमें से हाफ तो 50+ वाले हैं और हाफ लेस देन 50 है। तो 50+ वाले हाफ हो जाएंगे, तो लेस देन 50 वाले भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन में देखो डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 50+ कह लो या लेस देन 50 कह लो, ये भी हाफ है टोटल के, ये भी हाफ है। तो यानी हमारा क्वेश्चन एक तरीके से रिड्यूस हो गया कि हम सिर्फ ये बता दें कि यूएसए कितने टूरिस्ट गए और यूके और स्विट्जरलैंड, क्योंकि 50+ वाले इसका हाफ होंगे, 50 से लेस देन वाले इसका हाफ होंगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। हम इस चीज को अब हमें नहीं देखना है कि 50 वाले कितने, 50 से कम वाला कितना परसेंटेज है, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि यूएसए कितने गए, यूएसए कितने गए 40%, यानी 40, यूके कितने गए और स्विट्जरलैंड, यूके कितने गए 10% गिवन था हमें, और स्विट्जरलैंड कितना आया था 5, 100 में से 5 आ रहा था, यानी 5%। तो यूके और स्विट्जरलैंड जाने वाले कितने हो गए, 10 + 5 इज 15%। 8 तो रेशियो 8 क्या आ रेशियो गया, 8:6।
क्योंकि यहाँ पर हमारे देखो एज ग्रुप दोनों बराबर थे, 50 प्लस वाले भी और लेस देन 50 वाले भी, दोनों हाफ थे टोटल के। तो हाफ से ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमने देख लिया यूएसए कितने परसेंट गए और यूके और स्विट्जरलैंड, तो इनका रेशो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इधर ही लिख लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, यूज द गिवन आंसर फॉलोइंग चार्ट। अ पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट शेयर बाय वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर कंपनीज इन 2012। 2012 की बात कर रहा है, मार्केट शेयर को शो कर रहा है। अब देखो दो इसमें पाई चार्ट हैं, 1 और 2। 1 में क्या है, ए में मतलब शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर कंपनीज, इसमें शो हो रही है वैल्यू, यानी IBM जो है वो टोटल का इतने परसेंट है, HP जो है वो 6% है, एप्पल जो है वो 14% है बाय वैल्यू। यानी जितना भी मार्केट है, मान लो 100 करोड़ का अगर मार्केट है तो एप्पल की वैल्यू उसमें 14 करोड़ है, जिस इसके हिसाब से दिया है हमें, वैल्यू के हिसाब से। इन द पाई चार्ट 5.5b shows the distribution of New York market share by volume। यहाँ पर क्या शो हो रहा है दूसरे पाई चार्ट में, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम से क्या मतलब है, वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो वॉल्यूम किसे कहते हैं, अरे अब तो MBA करने जा रहे हो, तो MBA करने जा रहा हूँ। वैल्यू और वॉल्यूम तो दो ही चीजें होती है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्यूम इज क्वांटिटी। यस, ये शो कर रहा है क्वांटिटी वाइज कि अगर 100 कंप्यूटर बिक रहे हैं तो IBM के उसमें से 10 बिक रहे हैं, एप्पल के 11 बिक रहे हैं, तो दिस शोज वॉल्यूम। और ऊपर वाला शो कर रहा है वैल्यू, उसकी वर्थ। जैसे एप्पल का अगर आप स्टडी करो कभी भी ग्राफ, तो क्या होता है, एप्पल क्वांटिटी वाइज तो कम होता है लेकिन वैल्यू वाइज वो सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि उसके कम प्रोडक्ट भी बिकेंगे तब भी उसकी जो वैल्यू है, वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे जैसे शाओमी है, कंपनी है, वो हमेशा वॉल्यूम वाइज क्वांटिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा दिखेगी कि नंबर ऑफ, अगर हम देखें मोबाइल फ़ोन की किसके ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन जब वर्थ की बात करेंगे तो वो कम हो जाती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है उसके ज़्यादातर फ़ोन क्या है, लोअर रेंज की तरफ है। तो ये दो मेन डेटा होते हैं, वर्थ या वैल्यू, या फिर वॉल्यूम या क्वांटिटी। तो ये दो शो कर रहा है मार्केट शेयर का। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कितनी क्वांटिटी बिकी, वो हमें बता रहा है 1500 है। और वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड, वैल्यू कितनी है 1650,000, ये वैल्यू है डॉलर्स में पूरे मार्केट शेयर की। टोटल मार्केट शेयर की बात हो रही है, टोटल जो मार्केट है 2012 का। अब पूछ रहा है इन 2012 एवरेज यूनिट सेल प्राइस ऑफ एन IBM PC वाज अप्रोक्सीमेटली इन $, यानी IBM का अगर हम PC लें, कंप्यूटर की बात करें, तो एवरेज यूनिट सेल प्राइस कितनी होगी, एवरेज यूनिट सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, एवरेज क्या होगा, अगर हम टोटल वैल्यू निकाल लें या कितना टोटल सेल्स हुआ IBM का, डिवाइड कर दें टोटल नंबर से, तो एवरेज यूनिट सेल प्राइस आ जाएगी कि भाई इतने का सेल्स किया IBM ने और इतने नंबर ऑफ PC बेचे थे, तो एक एवरेज हमें आइडिया हो जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं इससे टोटल सेल्स IBM की कितनी है और टोटल नंबर IBM के कितने हैं पाई चार्ट से।
देखो टोटल सेल कितनी है, ये दिया था हमने, और इसमें से IBM का शेयर कितना है, 28%। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 28% ऑफ 1650,000। ये टोटल सेल आ गई IBM की। भाई टोटल मार्केट शेयर का 28% ले लिया। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कहाँ से आएंगी, IBM का कितना शेयर है इसमें, 10%। 10% ऑफ टोटल। टोटल कितने पीसी बिके 2012 में, 1500। दिस विल बी आवर एवरेज सेल प्राइस आ जाएगा IBM का। ऑप्शन देखो कितने क्लोज हैं, 3180, 28, 3080, 393। ये अलग सा लग रहा है, ये तो होना मुश्किल है। 3080। 3080, गुड, 3080 आ रहा है। तो अगर हम इसे करें, ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, परसेंटेज का मतलब है अपॉन 10 अपॉन दिस इंटू दिस। जीरो से ये जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो गए, नीचे मल्टीप्लाई में है तो एक जीरो और गया। क्या हो गया ये, 28 इंटू 1650 डिवाइड बाई 15। देखो 15 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 1 एंड देन 1 0, 28 इंटू 110। तो 28 इंटू 11 इज दिस, और एक जीरो, 3080। तो आंसर आ जाएगा हमारा, एवरेज यूनिट सेल प्राइस हो गई एक IBM PC की 3080। तो यहाँ एवरेज वर्ड लगा हुआ था, इसलिए हमने क्या करा, टोटल से सेल्स को टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि IBM के एक लैपटॉप की वैल्यू ये है, ये एक एवरेज वैल्यू है। कुछ लैपटॉप इससे ऊपर के होंगे और कुछ लैपटॉप इससे कम के भी होंगे। ये एक एवरेज वैल्यू हमें पता चल रही है। For the year 2012, which company has realized the lowest average unit sale price? तो यही एवरेज यूनिट सेल प्राइस किस कंपनी का सबसे कम होगा, ये हमें बताना है। लोवेस्ट एवरेज यूनिट सेल्स प्राइस। देखो जहां भी ये आ जाए ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो जरा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। हमेशा ऑप्शन में देखो कि कहीं ये इस तरीके का तो नहीं दे रखा। तो पहले ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि हम निकाल सकते हैं या नहीं, फिर कैलकुलेशन शुरू करो। ये ऐसा मत करना कि लोवेस्ट एवरेज है तो सबका लोवेस्ट एवरेज निकालने लगे और ऑप्शन में ये देखा नहीं कि ये भी था एक। तो 3 ऑप्शन दिए, कोमोडोर, IBM और टेंडी। IBM का तो हमने निकाल ही लिया था अभी। तो बेसिकली कैलकुलेशन में अगर हमें करनी होती तो हम सिर्फ 2 की कैलकुलेशन करते, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो पहले हम इसी को डिसाइड कर लें कि हम कर पाएंगे या नहीं, तभी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो देखो IBM तो हमने निकाल लिया, कोमोडोर का भी देखो दे रखा है और टेंडी का भी दे रखा है हमें, ठीक है। टेंडी का अंग इधर भी दे रखा है, लेकिन एक डेटा ये भी है, अदर्स। अदर्स की वजह से क्या हो रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अदर्स में क्या होगा, अदर्स में मान लो 3-4 कंपनीज और हैं, अभी 3 कंपनीज मान लो ABC। तो ये जो ABC अलग कंपनीज आई, इसका एवरेज यूनिट सेल प्राइस हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो वो वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो रहा वो डेटा, और ना ही वो वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट हो रहा। तो जब हमारे पास ये डेटा ही नहीं है कि मान लो कंपनी A है, कि कंपनी A की टोटल सेल कितनी है और टोटल वॉल्यूम या वैल्यू कितनी है, तभी तो हम एवरेज यूनिट सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये जो अदर्स है, इस अदर्स की वजह से क्या हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ
कैन नॉट बी डिटरमाइन की जगह कोई और कंपनी दी होती, मान लो एप्पल दिया होता, तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते इन 3 वैल्यूज के लिए। लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि अदर्स में भी हो सकता है कुछ और कंपनीज हो। क्लियर ये चीज, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला? नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन। चलो, ओवर द पीरियड 2012-13, 12 और 13 की बात कर रहा है। इफ द सेल्स ऑफ IBM PC इंक्रीज्ड बाय 50%, क्वेश्चन 20 है, सेल्स कितनी इंक्रीज हो गई? बाय 50%। एंड ऑफ एप्पल बाय 15%, एप्पल की कितनी इंक्रीज हो गई? 15%। Assuming that PC sales of all other computer companies remain the same, इन दोनों के अलावा जितनी भी थी वो सब क्या रही? सेम रही। ऑल अदर जितनी भी थी वो सब सेम रही। By what percentage would the PC sales in New York? सर आयशा का मैसेज पड़ा है कि उसे स्क्रीन नहीं आ रही। पता नहीं, और सबको तो दिख रही है, और सब लोगों हाँ को तो सर, दिख रही है। जी सर, यस सर। जी सर दिख रही है। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो 12-13 में क्या हो रहा है, अगले साल की बात कर रहा है कि सेल इंक्रीज हो गई IBM की 50% और एप्पल की 15%, ऑल और अदर की सेम रही। तो टोटल PC सेल कितनी इंक्रीज होगी? ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट होगा? देखो, वैल्यू से तो इसमें हमारा मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम पर बेस्ड है। ये आपका पाई चार्ट नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें हम किस पे ध्यान देंगे? इस वाले पे, सेकंड पाई चार्ट पे। वही कह रहा है टोटल जो सेल्स थी कितनी, IBM की कितनी इंक्रीज हो गई? 50%, एप्पल की 15%, बाकी सेम रहे, तो कितना ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ? तो देखो, IBM की पहले कितनी थी? 2012 में कितनी थी IBM की सेल्स? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये है कितने परसेंट था? 10%। 2013 में कितना हो गया IBM का? कितना इंक्रीज हुआ? 50%। तो 10% जो पहले थी वो 50% उसका इंक्रीमेंट, तो कितनी हो गई? 15। 15%। गुड। 10 प्लस 50 ऐड नहीं कर देना कि पहले 10% था फिर एकदम 60% हो गया। 50% से इंक्रीज हो रहा है, 50% मतलब हाफ, हाफ से इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी भी पहले हो रही थी उसका हाफ इंक्रीज हो गया। तो पहले 10% थी तो अब कितना हो गया? 15%। एप्पल का पहले कितना था? एप्पल था पहले, देखो ये 11%। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ? 15%, यानी 11 का 15%। तो 15 को जब भी 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, कितना हो गया? 15% इंक्रीमेंट इज दिस, और पहले 11 था। ट्वेल्व पॉइंट सिक्स। 15% ऑफ 11 कितना आ गया?
16.5 अब इतना आ गया ना। देखो परसेंटेज में अगर कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रही तो परसेंटेज को दूसरा तरीका क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं 100। ठीक है, आप 100 लेके कर लो अगर वैसे मुश्किल है। हम मान लेते हैं 2012 में कितनी सेल्स हो रही थी, टोटल सेल्स थी 100 की। इसमें से IBM का शेयर कितना था, एक मिनट हम पाई चार्ट गलत ले रहे हैं। देखो यार सेल्स की बात हो रही है, वॉल्यूम की नहीं हो रही। आप लोग भी नहीं बता रहे क्या है। यहाँ देखो सेल्स लिखा है वैल्यू वाइज, वैल्यू पे बेस्ड कौन सा था, ये पहला वाला चार्ट। IBM 28% एंड एप्पल 14%। सेल्स पे था, नंबर ऑफ पीसीस की बात नहीं हो रही, सेल्स वैल्यू वाइज। तो हम टोटल वैल्यू मान लेते हैं सेल्स में। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 100 थी, तो IBM का शेयर कितना था, 28% था। 28% मतलब 28 पार्ट्स, यानी 100 में से 28 पार्ट्स तो IBM के थे और एप्पल था 14%, यानी कि 14 पार्ट्स। यानी अगर मान लो टोटल 100 रुपीज़ की सेल हो रही थी तो उसमें से 28 रुपीज़ की सेल हो रही थी IBM की और 14 की सेल हो रही थी एप्पल की। अब क्या हुआ, IBM इंक्रीज बाय 50%, यानी हाफ से इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ इसका, 14 का। 42%। और IBM वो एप्पल का कितना इंक्रीमेंट हुआ, 15%। 15% ऑफ 14 निकाल लो, 15 14 जा 150 और 2.1 2.1। तो एप्पल ने कितना इंक्रीमेंट किया, 2.1 का, और IBM की वजह से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 14 का। तो दोनों मिला के कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 16.1। आंसर विल बी ऑप्शन ए 16.1। हमने सिर्फ इंक्रीमेंट निकाल लिया कि इंक्रीमेंट किसका हो रहा है, 14 और 2.1। तो 100 लेके भी ऐसे कर सकते हैं, या परसेंटेज हमने वैल्यू गलत ले ली थी, वरना परसेंटेज वाइज से भी हम कर सकते थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अभी हमने दो पाई चार्ट पे गलती से एकदम सेल्स की जगह हम किस पर आ गए, वॉल्यूम पे। जबकि यहाँ क्वेश्चन में देखो क्लियर था, इफ सेल्स इज वैल्यू वाइज, मतलब वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये क्वांटिटी वाला था सेकंड वाला पाई चार्ट, फर्स्ट पाई चार्ट जो था ये वैल्यू पर था। तो ये क्वेश्चन देखो ट्रिकी थे, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे, आराम से समझ लोगे, और थोड़ा परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज, ये बेसिक यूज होंगे इसमें। ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर आएगा, एवरेज सेल, परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स, रेशो, प्रपोर्शन, ये सब तो सब चलेंगे इन सब में। तो कल हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे कि थोड़ा कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे पाई चार्ट पर। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करें। कुछ पूछना जी है? सर।